शुक्रवार को इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के प्रमुख सईद हसन नसरुल्लाह को दक्षिणी बीरूत में मार डाला। उसके बाद पूरे लेबनान और बीरूत में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल ने साफ किया था कि वो अपने गोल पूरे होने तक लेबनान पर जो है कार्रवाई जारी रखेगा। आने वाले दिनों में अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें, यहाँ क्या होने वाला है और ईरान की भूमिका क्या रहेगी। यदि ये देश आपस में टकराते हैं या ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो जाहिर है कि अमेरिका की भूमिका पर भी नजर रहेगी। क्या इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुआ युद्ध दुनिया को विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है? हसन नसरुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह खत्म। इब्राहिम मोहम्मद काबिसी प्रमुख मिसाइल और रॉकेट फोर्स खत्म। इब्राहिम अकील ऑपरेशन प्रमुख रदवान फोर्स खत्म। फवाद शुक्र हिजबुल्लाह का सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर खत्म। अली कराकी दक्षिण क्षेत्र का कमांडर खत्म। विसाम अल तविल कमांडर रदवान फोर्स खत्म। अबू हसन समीर रदवान फोर्स के ट्रेनिंग यूनिट का प्रमुख खत्म। मोहम्मद हुसैन सब्र एरियल कमांड का प्रमुख खत्म। समी तालिब अब्दुल्लाह नासिर यूनिट का कमांडर खत्म। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर खत्म। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के साथ उसके सारे बड़े कमांडर मारे गए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की रीढ़ टूट गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जमीनी आक्रमण से पहले हवाई हमले में ही हिजबुल्लाह के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कर दिखाया जो कहा था। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये को इजराइल ने पहले ही तेहरान में खत्म कर दिया था। अब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को हवाई हमले में मौत की नींद सुला दिया। यानी हमास और हिजबुल्लाह अब नेतृत्व के बगैर है। लेकिन सवाल उठता है कि अब यह युद्ध कहां जा रहा है? क्या ईरान इसमें शामिल हो सकता है? ईरान अभी भी ये नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट युद्ध में कूदे। हल्ला करेंगे, धमकी देंगे, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदेगा ईरान। क्या मध्य पूर्व के दूसरे देश इसमें जुड़ सकते हैं? अरब देशों की सिचुएशन ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जाए। क्या इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है? हिजबुल्लाह के पीछे पीछे ईरान आता है तो यूरोप को आना पड़ेगा, अमेरिका को भी आना पड़ेगा, ईरान भी अगर ईरान आता है ये तो विश्व युद्ध अपने आप ही शुरू हो जाएगा। या फिर नसरुल्लाह के अंत के साथ हिजबुल्लाह का भी अंत हो गया? हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है तकरीबन 70% लीडरशिप उसकी खत्म हो गई है। नसरुल्लाह काफी समय से ईरान का खास सहयोगी बना हुआ था और इजराइल को एक मुश्किल चुनौती पेश कर रहा था। हिजबुल्लाह की मौत से ईरान का वो मोर्चा कमजोर पड़ गया जो उसने इजराइल के खिलाफ बनाया था। ऐसे में सवाल है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा? शुक्रवार से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों को इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का नाम दिया है। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर काफी चर्चा में है। सईद हसन नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद अब इजराइल के निशाने पर कौन हस्ती है, जानिए इस रिपोर्ट में।
कुछ दिन पहले हमास का चीफ हानिया मारा गया। अब हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह भी ढेर कर दिया गया। यानी इजराइल के दो सबसे प्रमुख दुश्मन संगठनों की टॉप लीडरशिप खत्म। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू किया है और इस ऑपरेशन के तहत इजराइल विरोधी संगठनों के टॉप लीडर्स को खत्म करता है। हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, तकरीबन 70% लीडरशिप उसकी खत्म हो गई है और उसके कारण जो जबरदस्त झटका लगा ईरान को कि ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी। ईरान को भी लगा होगा कि शायद हिजबुल्लाह जो है इजराइल को बिल्कुल ही खात्मा करने के एक उसका जैसे बोलते एस कार्ड रखा था, वो नहीं हुआ। हिजबुल्लाह जो है अपने आप को सोच रहा था कि वो टक्कर देगा, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने अपना एक खेल खेला और उनकी जो लीडरशिप का खात्मा किया है, 70% मैं कहूँगा उससे ज्यादा ही लीडरशिप खत्म हो गई है। इजराइल सबसे पहले अपने दुश्मनों को रडार के निशाने पर लेता है, फिर उनकी सारी जानकारी जैसे कब कहां आना जाना होता है वो जुटाता है। उसके बाद उसके ठिकाने पर स्ट्राइक करके उसे मारा जाता है। हानिया और नसरुल्लाह दोनों इसी तरह मारे गए। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में अब कौन कौन निशाने पर हो सकता है वो भी आपको बता देते हैं। हमास का प्रमुख नेता याह्या सिनवार को हमास में डिप्लोमैटिक लीडर माना जाता है। पहले भी इजराइल के हमलों से बच चुका है। ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान को ही मानता है। खामनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यमन का अब्दुल मलिक अल हूती संगठन कई बार इजराइल पर अटैक करके इजराइल को परेशान कर चुके हैं। अब्दुल मलिक हूती संगठन का प्रमुख है। हालांकि इजराइल की तरफ से संकेतों में यह बता दिया गया है कि इजराइल के न्यू ऑर्डर में अगला नंबर किसका हो सकता है, और वो है हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में इकलौता बचा बदर यूनिट का कमांडर अबू अल रिया। यूनाइटेड नेशन में भाषण देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि जंग अब तभी खत्म होगी जब आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यानी लड़ाई अभी और भीषण होनी है। हालांकि नेतन्याहू ने युद्ध को तुरंत रोकने की भी एक शर्त रखी है। इजराइल की तरफ से भी ये स्पष्ट किया जा चुका है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल की जंग रुकेगी नहीं, यानी ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में टारगेट्स की लिस्ट लंबी हो सकती है। आज तक दुनिया का मात्र पहला चंद्र है जो उस सड़क पर है जो पिछले 3 दिन के दौरान लेबनान, खासतौर से दक्षिणी लेबनान से निकलने वाले लोगों के लिए अपनी सुरक्षा पाने के लिए सीरिया जाने का मात्र रास्ता है। इस रास्ते को बंद करने के लिए इजराइल ने अभी तक 3 कोशिशें की है, लेकिन ये खुला रास्ता न सिर्फ उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लेबनान से सीरिया जा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह के लिए भी ये एक आवाजाही का खुला रास्ता है। उस बीच शुक्रवार शाम को जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर दावा बोला और हसन नसरुल्लाह की जिसमें मौत हुई, उसके बाद अभी तक इजराइल रुका नहीं है। नेतन्याहू की रणनीति में हमास हिजबुल्लाह का क्या हश्र होगा और उसके आगे तक इजराइल अब क्या सोचता है, ये इन 2 नक्शों को ध्यान से देखने पर समझ में आता है। ये दोनों ही नक्शे मिडिल ईस्ट के हैं। पहला नक्शा देखिए, इसमें ईरान, इराक, यमन और सीरिया को काले रंग से दिखाया गया है और इन्हें नाम दिया गया है अभिशाप। दूसरे नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यहाँ तक कि भारत भी है, इसे हरे रंग से दिखाया गया है और इसे नाम दिया गया है आशीर्वाद। दोनों नक्शों में कॉमन यह है कि फिलिस्तीन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हसन नसरल्लाह को मार के इस्राइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत, कि उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है
कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा सा छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा, और अभी हसन नसरल्ला जो टॉप लीडरशिप है, और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्ला और ईरान के काडर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के काडर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। जिन देशों को अभिशाप वाले काले नक्शे में दिखाया गया है, इजराइल उन्हें दुश्मन देशों की श्रेणी में रखता है और इस सब के पीछे ईरान को दोषी मानता है। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाले 2 देश इसमें शामिल हैं जो हरे रंग के नक्शे में हैं, मिस्र और सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिकन हस्तक्षेप के आधार पर सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य की तरफ बढ़े थे, लेकिन हमास के हमले और इजराइल के जवाबी हमले के बाद से स्थिति होल्ड पर है। लेकिन नेतन्याहू के नक्शे में सऊदी अरब का होना भविष्य के लिए संकेत हो सकता है। रही बात मिस्र के आशीर्वाद वाली श्रेणी में होने की, तो हाल ही में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। मिस्र इजरायली गैस आयात करता है। नक्शे में भारत भी है और वो आशीर्वाद वाले हिस्से में दर्शाया गया है। भारत भले ही फिलिस्तीन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का समर्थक रहा हो, लेकिन मोदी सरकार के दौरान भारत और इजराइल के संबंध बहुत गहरे हुए हैं। इजराइल के रुख को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि हालात सामान्य होने में अभी काफी वक्त लग सकता है, और अगर सही समाधान नहीं तलाशे गए तो मिडिल ईस्ट में स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। हिजबुल्लाह के प्रमुख को मारे जाने के लिए किस तरह से इजराइल ने प्लानिंग की और किस तरह से हसन नसरुल्लाह को उसके घर, जो कि अंडरग्राउंड बैंकर में था, वहां पर निशाना बनाया, जानिए इस रिपोर्ट में। फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में एक मोर्चा हिजबुल्लाह भी खोले हुआ था। हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ लगातार रॉकेट दाग रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर रह रहे लाखों इजरायली घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जिंदगी गुजारने लगे। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान पर पकड़ मजबूत करता जा रहा था। फिर आई 17 सितंबर की तारीख। पेजर जो कि साइज में बहुत छोटा होता है, उसमें भी इस प्रकार की बगिंग की जा सकती है। तकनीकी रूप से ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और बहुत लंबे समय से प्लान किया गया है। इसमें सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही परिष्कृत और विशिष्ट किस्म के हैं, और ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी ही इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकती है। ये किसी छोटे मोटे संगठन के द्वारा करना संभव नहीं है। दोपहर 3:30 बजे लेबनान के कई इलाकों में विस्फोट होता है। एक साथ 5000 से ज्यादा पेजर फट जाते हैं। पूरे लेबनान में अफरा तफरी मच जाती है। हमले के पीछे इजराइल का नाम गूंजने लगता है। हिजबुल्लाह को कमजोर करने का इजराइल का ये चक्रव्यूह का पहला फेज था। पेजर ब्लास्ट की दहशत खत्म भी नहीं हुई थी कि 18 सितंबर की शाम एक साथ कई इलाकों में वॉकी टॉकी सेट में ब्लास्ट होता है और सैकड़ों हिजबुल्लाह के लोग घायल हो जाते हैं। ये इजराइल के चक्रव्यूह का फेज 2 था। पेजर ब्लास्ट और रेडियो सेट में ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया। अब हिजबुल्लाह के बदले की बारी थी। हिजबुल्लाह ने कई हजार रॉकेट दागे। इनमें से 95% को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गए। मौत तो किसी की नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हो गए। गाड़ियों में आग लग गई। इजराइल ने फेज 3 की शुरुआत की। राडार के जरिए ये पता लगाया गया कि हिजबुल्लाह ने हथियार कहां छुपा रखे हैं। इजराइल की पोजीशन को देखते हुए पूरी दुनिया ने अपने लोगों को लेबनान छोड़ने को कहा। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। 20 सितंबर को लेबनान में रात 11 बजे 70 मिसाइल हमले हुए। इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। ये फेज 3 की शुरुआत थी, जिसमें यह तय किया गया था कि रॉकेट और मिसाइल की हर लोकेशन को नष्ट किया जाएगा। राडार से पहले लोकेशन तय होती और उसके बाद ड्रोन के जरिए हमला होता। 21 सितंबर को 400 मिसाइल हमले हुए, 14 लोगों की मौत हुई। 22 सितंबर को 150 मिसाइल हमले हुए, 23 लोग घायल हुए। 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर बम गिराए गए, 558 लोगों की मौत हुई।
24 सितंबर को दक्षिण बैरूत पर हमला हुआ, 6 लोगों की मौत हुई। 25 सितंबर को बालबेक और बेल पर हमला हुआ, 51 लोगों की मौत हुई। 26 सितंबर को 6 होटलों के बेसमेंट को उड़ाया गया, 5 लोगों की मौत हुई। 27 सितंबर को बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। नसरुल्लाह ने कभी कहा था कि इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हों, लेकिन फिर भी वो मकड़ी के जाल की तरह कमजोर है। लेकिन अब इजराइल का बयान है, इसे मकड़ी का जाल समझने की बड़ी भूल कर दी नसरुल्लाह ने। ये लोहे का जाल है जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सईद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का और ईरान का अगला कदम क्या होगा, उस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उस बीच हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि वो इजराइल से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का बदला जरूर लेगा। इसमें ईरान की क्या भूमिका रहती है और हमास जिसने हुतीस के साथ साथ भी हिजबुल्लाह का साथ देने का फैसला किया है, उनका क्या कदम रहेगा, जानिए इस रिपोर्ट में। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मिट्टी में जरूर मिला दिया है और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट का ये क्षेत्र अस्थिरता के ऐसे पाश में फंस चुका है जिसने इस क्षेत्र को एक बहुत व्यापक और हानिकारक संघर्ष के करीब ला दिया है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल हैं। ये युद्ध मेरे ख्याल से अभी और लंबा खींचेगा, क्योंकि अभी आज ही अमेरिका ने इजराइल को 9.57 अरब डॉलर की सैन्य सहायता, युद्ध सहायता की घोषणा की है। तो इसका मतलब अगर इजराइल के पास हथियार कम पड़ रहे थे या हथियारों को खरीदने के लिए पैसा कम पड़ रहा था तो वो और दे दिया गया। तो अभी इजराइल के पास इसलिए भरपूर हथियार भी है और पैसे भी हैं इसको चालू रखने में, और इजराइल इसको चालू रखेगा। तो अब सवाल ये है कि ये जंग किस दिशा में जाएगी। ये काफी हद तक 3 बुनियादी सवालों पर निर्भर करता है। हिजबुल्लाह क्या करेगा, ईरान का अगला कदम क्या होगा, इजराइल क्या करेगा। ईरान ही इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अभी तक ईरान नहीं आया, परोक्ष रूप से ही वो कर रहा है। और ईरान अभी भी ये नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट युद्ध में कूदे। हल्ला करेंगे, धमकी देंगे, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदेगा ईरान। इजराइल को तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इजराइल की अर्थव्यवस्था उतनी पीछे नहीं जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही प्रतिबंध लगे हुए हैं। हाँ, परोक्ष रूप से जैसे हूती विद्रोहियों के और हमास से और हिजबुल्लाह से छुटपुट हमले होते रहेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से किसी बड़े महायुद्ध में परिवर्तित होने की इसकी संभावना नहीं है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक झटकों से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को इजराइल पहले ही मौत के घाट उतार चुका है। पेजर और वॉकी टॉकी हमलों ने इसके संचार को बाधित कर दिया है। हवाई हमलों में इसके कई हथियार नष्ट हो गए। कागजों में लगता है कि काफी काबिलियत है, लेकिन जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि पेजर्स, वॉकी टॉकीज और जो सोलर पैनल्स के द्वारा जिस प्रकार से जो हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, तकरीबन 70% लीडरशिप उसकी खत्म हो गई है। और उसके कारण जो जबरदस्त झटका लगा ईरान को कि ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी। ईरान को भी लगा होगा कि शायद हिजबुल्लाह जो है इजराइल को बिल्कुल ही खात्मा करने के एक उसका जैसे बोलते एस कार्ड रखा था, वो नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में हिजबुल्लाह जो है किसी प्रकार से भी इजराइल को टक्कर दे सकता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि कट्टर इजराइल विरोधी संगठन अचानक हार मान लेगा और इजराइल की शर्तों पर शांति की तलाश करेगा, ये गलत साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह ने अपने चीफ की मौत के बाद भी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उसके पास भले नसरुल्लाह जैसा लीडर ना हो, लेकिन उसके हथियार, लड़ाकों की फौज और मकसद तीनों हैं, जिसके दम पर हिजबुल्लाह खड़ा हुआ था। जितने भी प्रॉक्सीज हैं इस खाड़ी के देशों में, खासतौर से हूतीस की बात करें या फिर हमास की बात करें या फिर हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है। और पिछले 3 दशक के दौरान, क्योंकि 2006 में इजराइल के साथ हिजबुल्लाह एक जंग लड़ चुका है, और हिजबुल्लाह की ही वो ताकत थी जिसने हमास को भी किसी हद तक 1 साल तक इजराइल के सामने खड़ा रहने दिया। ईरान हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक है और नसरुल्लाह की मृत्यु ईरान के लिए एक बड़ा झटका है।
ईरान ने पहले ही 5 दिनों के शोक की घोषणा की है। ईरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने के प्रयास कर सकता है। ईरान हिजबुल्लाह को और सैन्य सहायता दे सकता है। इजराइल पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपना सकता है। दूसरे शिया मिलिशिया या समूहों को इजराइल के खिलाफ हमले तेज करने के लिए उकसा सकता है। करीब 10,000 वॉलंटियर्स ने इजराइल, ईरान, इराक और लेबनान में नाम दिए हैं, जो अलग अलग मौलाना है, इमाम है, शिया कम्युनिटी में उनके जो अनुयायी हैं, उन वॉलंटियर्स ने आह्वान किया है कि वो हिजबुल्लाह को ज्वाइन करेंगे। अगर पिछले 11 महीने के दौरान 700 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकू मारे गए हैं, अगर उसमें 10,000 की एंट्री होती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकती है ये हिजबुल्लाह क्या कमजोर होगा या फिर और ताकतवर होगा। यमन में हूती और गाजा में हमास ने नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के प्रति अपनी समर्थन की फिर से पुष्टि की है। इस बीच इराकी शिया संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि उसने इजराइल और गोलान हाइट्स पर कई नए ड्रोन हमले किए हैं। हमास, हूती और IR मध्य पूर्व के देशों में सक्रिय हैं और खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इजराइल ने अमेरिका और दुनिया के 11 देशों द्वारा प्रस्तावित 21 दिवसीय युद्ध विराम को न कह दिया है। उसकी सेना का मानना है कि हिजबुल्लाह का खतरा बना हुआ है, इसलिए इजराइल तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक ये खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह बिना आत्मसमर्पण के पीछे हटने वाला नहीं है, जिससे ये संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है। इजरायली सेना ने सीमा के पास प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह भी लंबे समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। नसरुल्लाह मारा जरूर गया, लेकिन हिजबुल्लाह को कमजोर आंकना सही नहीं होगा। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। दशकों से एक दूसरे के दुश्मन बने ईरान और अमेरिका के लिए आने वाला वक्त काफी चुनौती भरा है। ना ही ईरान चाहता है कि वो अमेरिका से युद्ध करे और ना ही अमेरिका चाहता है कि ईरान से कोई युद्ध हो, क्योंकि ये युद्ध फिर ईरान और अमेरिका के बीच में सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें फिर विश्व शक्तियों का आमना सामना भी हो सकता है। क्या है ईरान और अमेरिका की दुश्मनी, देखिए। लेबनान में जो धमाका हुआ उसकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हुए इजराइल के हमले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख 18 सितंबर 2024। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने लगभग चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आतंक के दिन लग चुके हैं। तारीख 23 सितंबर 2024। लेबनान के लोगों के लिए जारी संदेश में बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया था कि हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसे ही होने वाला है। तारीख 25 सितंबर 2024। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने जो कहा वो दरअसल फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की अगली कड़ी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान शायद इजराइल के गुस्से को भांप गए थे, जिसे हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह समझने में नाकाम रहा। हमास फिलिस्तीन के साथ जारी युद्ध में इजराइल ने अगला मोर्चा हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल दिया है। इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे ही एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह इस धूल और धुएं के गुबार में हमेशा के लिए गायब हो गया। सटीक जानकारी थी कि लेबनान के दहिया इलाके में नसरुल्लाह और उसके साथी एक इमारत के नीचे बने बंकर में मौजूद है। इसके बाद ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू होता है और इलाके में 6 इमारतों के साथ नसरुल्लाह भी इजरायली एयर स्ट्राइक में धुएं में तब्दील हो गया। उधर ईरान हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बदले की बात कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ पर हमले के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग में 7 अक्टूबर 2023 की तारीख बहुत अहम जरूर है, लेकिन 30 जुलाई 2024 उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इस एक रात में इस क्षेत्र की 3 राजधानियों में 3 हमले हुए, जिसमें 2 प्रमुख मौतें शामिल थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बारूद के ढेर पर माचिस की तीली दिखा दी गई हो।
पहली, तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये की मौत। दूसरी, बेरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फवाद शुक्र की मौत। तीसरी, बगदाद में अमेरिकी मिसाइल हमले में ईरान समर्थित इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के बेस पर हुए हमले में 4 सदस्यों की मौत। इन हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। ईरान की तरफ से कहा गया कि रणनीतिक धैर्य का युग समाप्त हो गया है और किसी भी इजरायली हमले की सीधी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध में उतरता है तो अमेरिका का रवैया देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं।